आइए विस्तार से एक एक करके सभी खबरों को जानते हैं। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। वहीं बचाव कर्मी 290 भारतीय नागरिकों समेत लापता 1500 लोगों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। मृतकों में 389 लोगों की मौत नेपाल में अचानक आई बाढ़ में हुई, जबकि पड़ोसी तिब्बत में 3 लोग मारे गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। नेपाल के प्राधिकारियों ने 910 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। बचाव कर्मी कीचड़ और मलबे से भरे नदी क्षेत्रों में उनकी तलाश कर रहे हैं और परिजनों का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। तिब्बत में भी 558 लोग लापता हैं। इस तरह सीमा के दोनों ओर लापता लोगों की कुल संख्या 1468 है। प्रभावित इलाकों से अब तक 50 विदेशियों समेत 796 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया है, जबकि अन्य 796 लोगों को सड़क मार्ग से सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के सुरक्षा कर्मी अभी तक प्रभावित जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं, जबकि हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीनी दल अलग थलग पड़ी बस्तियों, नदी किनारों और निचले इलाकों में तलाश अभियान चला रहे हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभी नारायण काफले ने कहा कि चितवन से अब तक 137 शव बरामद किए गए हैं और ये बाढ़ प्रभावित जिलों में बरामद किए गए शवों की सबसे अधिक संख्या है। रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, तनहू और नवलपरासी जिलों से भी शव बरामद किए गए हैं। अधिकारी तबाही के पूरे पैमाने का अब भी आकलन कर रहे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को रसुआ में फंसे 27 विदेशी पर्यटकों को बचाया। इनमें 11 भारतीय, 4 दक्षिण कोरियाई, 2 इतालवी और 2 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार शेष 8 लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो सकी है। नेपाल सेना ने उन्हें हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाया। प्रभावित भारतीय पर्यटकों में से अधिकतर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर या नेपाल के बागमती प्रांत में गोसाईकुंड की यात्रा पर गए हुए थे। तो नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही के बीच कल आए भूकंप ने लोगों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है। हालांकि ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब भोटेकोशी नदी के पास नई झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्राधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्राकृतिक अवरोधक टूटता है तो नदी और उसके निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव एक और बार आ सकता है। चीनी प्राधिकारियों के अनुमान के अनुसार गुरुवार सुबह तक नई अवरोधक झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले 3 दिन में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी आने की आशंका है। इससे प्राकृतिक अवरोध के टूटने को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये झील झोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी है। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में भोटेकोशी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसे चीनी प्राधिकारियों से इस झील के बारे में जानकारी मिली है और भोटेकोशी एवं त्रिशूली नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। विभाग ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। यात्रियों, सुरक्षा कर्मियों और तलाश एवं बचाव दलों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चीनी अधिकारी झील की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और संभावित बाढ़ का आकलन और जोखिम विश्लेषण भी कर रहे हैं। संचार और खोज उपकरणों से लैस चीन का एक बचाव दल ग्योरोंग पहुंच गया है ताकि नदी के ऊपरी हिस्से में बने अवरोध का आकलन किया जा सके। अधिकारियों को आशंका है कि इस अवरोध के कारण दूसरी आपदा आ सकती है और जारी बचाव अभियान और भी मुश्किल हो सकता है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 290 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। मंत्रालय ने कहा कि उनका पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें निर्माणाधीन त्रिशूली एक नदी प्रवाह आधारित जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 श्रमिक और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। भारत ने तिब्बत की ओर मौजूद करीब 200 भारतीय नागरिकों ने वहां से सुरक्षित निकाले जाने के लिए सहायता मांगी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ डिजिटल माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीयों की स्थिति और उनकी कुशलक्षेम का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटर्स और संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय भी कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कल नुवाकोट की
बिदुर नगर पालिका का दौरा कर अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने गुरुवार को अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के शीर्ष अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। खनाल के कार्यालय ने बताया कि इन देशों ने नेपाल के साथ एकजुटता जताई है और तलाश और बचाव कार्यों में सरकार की मदद करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। इधर चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने कल बाढ़ प्रभावित गिरोंग टाउनशिप का दौरा कर बचाव और राहत अभियान की समीक्षा की। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने भी सैन्य बचाव अभियान में समन्वय के लिए प्रभावित इलाके में एक दल भेजा है। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियां बढ़ा दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और कृषि मंत्रियों ने हाई लेवल बैठक कर बाढ़ संभावित जिलों में आपात चिकित्सा, संक्रामक रोग की रोकथाम और कृषि सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार की कोशिश है कि अगर नेपाल की ओर से पानी का दबाव बढ़ता है तो प्रभावित इलाकों में समय रहते राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा व्यवस्था और राहत बचाव कार्यों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है और इस बाढ़ के बाद से उत्तर प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने बचाव एवं राहत अभियान के लिए 32 सदस्यीय एसडीआरएफ पलटन और 22 पीएससी कर्मियों को नेपाल में तैनात किया है। महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने नारायणी नदी और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। इससे निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है और तमाम ऐसी टीमें हैं जो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जरूरी उपकरणों के साथ अलर्ट पर उन्हें रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत बचाव कार्य शुरू करने में किसी तरह की देर नहीं होगी। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। और आपको बता दें कि नेपाल के काठमांडू से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नेपाल के काठमांडू में मौजूद हमारे सहयोगी तापस के पास जाएंगे। तापस, समझना चाहेंगे वर्तमान में स्थिति क्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल में। वर्तमान की स्थिति क्या इशारा कर रही है? बिल्कुल, आपने प्रखर से कहा कि यहाँ पे करीब जो अभी लेटेस्ट जो नंबर्स दिए गए हैं, कल रात को 389 जो लोगों की मरने की पुष्टि की गई है नेपाल की अथॉरिटी से। 3 लोग तिब्बत साइड में, तिब्बत की तरफ भी उनकी मौत की पुष्टि की गई है। तो करीब करीब 392 का ये एक आंकड़ा दिया जा रहा है और इसके साथ साथ इसी में हमें ये भी बताया जा रहा है कि करीब 910 लोग इस वक्त मिसिंग है, यानी उनका पता नहीं चल पा रहा है। कोशिश की जा रही है उनको ढूंढ के उनको लेके आने की। उसमें 910 में से करीब 288 भारतीय मूल के भी लोग हैं, जो कुछ लोग जो यहाँ पे घूमने सैलानी भी थे और कुछ लोग जो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो इनको ढूंढने की जो कोशिश कवायद है वो पूरे जोर शोर से चल रही है। आपने सही कहा कि
इस वक्त एक दूसरा जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि एक सेकेंड वेव जो उसका आने की उम्मीद है, तो वो एक है, उस पर बड़ी बातचीत चल रही है। और नेपाल के लोगों का ये मानना है, ये अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको बताया गया, जो लोग काम कर रहे हैं, कि थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सेकेंड जो फ्लड है उसको वो आता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी उम्मीद है। नुआकोटा जो जगह है वहाँ पे इसके ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं। जो भोटा कोशी नदी का जो पूरा रास्ता है उसमें ये दूसरा जो आने की उम्मीद है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर इस तरीके का दूसरा आता है फ्लड तो उसमें दिक्कत होने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि भारत की तरफ से करीब 40 टन का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भेजा जा चुका है ऑलरेडी। इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं उनमें ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा गया है। उसमें दवाइयाँ शामिल है, उसमें खाना पीना शामिल है, जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं काटने के लिए, पत्थर या फिर पेड़ काटने के लिए, वो उसमें शामिल है। नेपाली अथॉरिटी से जो हमारी बात हुई है उनके दो अहम चीज़ें हैं। ये सबसे पहला जो है कि जो आसपास के जो कम्युनिकेशन लाइन है उसको किस तरीके से फिर से दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लोगों की बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रेस्क्यूअर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ भी ठीक से बात करना दूभर हो रहा है। पहला तो ये। दूसरा है कि जो करीब 35 से ज़्यादा जो ब्रिज थे जो एक तरह से टूट गए हैं, उनको किस तरीके से फिर से बहाल किया जाए, उनको किस तरीके से फिर से तैयार किया जाए, वो एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे फंसे हैं जहां से वो एक तरह से कट ऑफ हो चुके हैं, जो ब्रिज है वो टूट चुका है, तो उनको एयरलिफ्ट करना ज़रूरी है, उनको हेलीकॉप्टर से लेके आना ज़रूरी है। और यहाँ पे उस तरीके के बड़े हेलीकॉप्टर्स उतने ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी है, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और हम जल्दी आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पे दे पाएंगे। बिल्कुल ताबस, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि कम्युनिकेशन और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसको लेकर के काम भी वहाँ पर किया जा रहा होगा। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खतरा अभी टला नहीं है, संकट अभी टला नहीं है। देखिए, अभी तक जो नारायणी नदी है उसमें पानी सामान्य रूप से बह रहा है और प्रशासन ने जानकारी दी है कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तो भी इन जो किनारे बसे गांव हैं उनको कोई चुनौती नहीं आई थी, ना ही गांव में पानी गया है। और इनका मानना है कि 2 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी आ जाएगा तो भी चुनौती नहीं आएगी। तो ऐसे में स्थिति है कि अभी तक जो स्थिति तो सामान्य है, लेकिन 2 जनपद ऐसे हैं, कुशीनगर और महाराजगंज, जिनके निचले हिस्सों में पानी भरता है इस नदी से, तो उन इलाकों में चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ऑलरेडी वहाँ मूवमेंट कर रहा है। जिलाधिकारी, एसपी, एडीएम सारे अधिकारी कल भी वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, तो लोगों को सचेत कर रहे हैं। तो जो निचले स्थान पर हैं, ऊंचे स्थान पर रहें, थोड़ा सचेत रहें, पानी किसी भी समय ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों से आपको बचाने के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसकी तैयारियों के साथ व्यवस्था जो की गई वहाँ पहुंचे। तो इस तरीके से सारी चुनौती, कल हमारी जिला प्रशासन से बात हुई तो जिला प्रशासन ने टेंट के साथ खाने पीने, दवाई, सबकी व्यवस्था कर रखी है कि अगर बाढ़ आती है और पानी के कारण लोगों को ऊपर आना पड़ता है तो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने कर रखी है। मुख्यमंत्री लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों जनपदों के आला अधिकारी नीचे उतरे हुए हैं, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी मौके पर जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि चुनौती है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल कुछ डेड बॉडी जरूर इस नदी में मिली थी जिनको जिला प्रशासन ने निकलवा लिया है, उनका पोस्टमार्टम होगा और डीएनए वगैरह रखा जाएगा। ये नहीं पता चल पा रहा है कि बहाव से पहले की हैं और कहीं से आई हैं, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है यहाँ। बिल्कुल। और तापस से एक सवाल ये, तापस समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से भारतीयों की तलाश वहाँ पर लगातार जारी है, हमने देखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करके ऐसे कोशिश की है कि वहाँ पर जो हमारे तमाम सारे भारतीय हैं
उन्हें रेस्क्यू किया जाए और जो फंसे हुए हैं और जिनकी तलाश अभी की जानी है उसको लेकर के किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? भारतीय दूतावास बहुत अहम इसमें रोल अदा कर रहा है। एक इमरजेंसी नंबर जो है उसको जारी किया गया है कि आप इसमें कांटेक्ट करें, आप बताइए आप कहाँ पे हैं। अगर भारत में जो लोग हैं जो जिनके परिजन यहाँ पे फंसे हैं तो वो उनसे बात कर सकते हैं उस कांटेक्ट नंबर के ज़रिए। जी। दूसरी जो अहम चीज़ है कि ये लोग बहुत एक तरह से सुनियोजित तरीके से नेपाली अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि जो जगह है नुआकोट और भोटाई कोशी का जो पूरा इलाका है वहाँ पे पहुँचना अपने आप में एक चैलेंज है, एक दुर्गम जगह है। जी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे गए थे मानसरोवर यात्रा के लिए, वो वहाँ पे जाके फंस चुके हैं। तो वहाँ से उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल है और नेपाली अथॉरिटीज़ के पास और भारतीय दूतावास के पास। जी। कुछ लोग जो यहाँ पे नेपाल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हमने कुछ लोगों के कंपनी से भी बात किया तो उनका डिटेल अभी नेपाली अथॉरिटीज़ के पास उतना नहीं है। तो भारतीय दूतावास उनके साथ भी नेपाली अथॉरिटीज़ के साथ भी बात करके इनको बता रहा है कि ये जगह है जहाँ पे ये जब बाढ़ आया था तो ये लोग कुछ लोग बचने में सक्षम हो गए थे, कुछ लोग बच के निकल आए थे, कुछ लोग फंस गए हैं तो उनको निकालने की भी कवायद इस वक्त जारी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय दूतावास कंधे से कंधा मिला के नेपाली अथॉरिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि करीब 40 टन से ज़्यादा का रिलीफ मटेरियल दिया जा रहा है नेपाली अथॉरिटीज़ को। उसमें से जो बहुत अहम है, खाने पीने की चीज़ें तो है लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है मेडिसिन यानी दवाइयाँ जो है और हैवी ड्यूटी जो चीज़ें हैं वो उनको दी जा रही है। तो दोनों ही पक्ष एक साथ काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा डर एक जो अथॉरिटीज़ का है, नेपाली अथॉरिटीज़ का खासतौर से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं नुआकोटा और भोटे कोशी का जो पूरा इलाका है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक ग्लेशियर जो है वहाँ पे ऊपर की तरफ एक अटका हुआ है और अगर वो टूटता है तो आप समझिए करीब 5000 फीट के ऊपर से जब ये इस तरह के 5000 मीटर से जब ये टूटता है तो फिर से एक और एक फ्लड आने की मतलब एक चिंता है। तो वो इस चिंता के साथ लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के जो बाकी लोग फंसे हुए हैं 900 से ज़्यादा लोग, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब देखना होगा कि ये एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं रेस अगेंस्ट टाइम, एक समय की एक दरकार है क्योंकि समय निकलता जा रहा है और उसी में जल्द से जल्द ये काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक समय एक एक पल इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बिहार के पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, इस वक्त का क्या अपडेट हमारे साथ आप साझा करेंगे, क्योंकि बिहार के वो ऐसे इलाके जहां पर ज़्यादा चुनौती है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, इस वक्त का क्या अपडेट है यहाँ पर? देखिए, जैसा कि तापस बता रहे थे कि जो सेकंड फ्लड है उसके आने की संभावना और उसके खतरे को लेकर के जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो बिहार है वो भी इस पूरे खतरे को ऑब्जर्व कर रहा है और पूरी जो तैयारी है वो ग्राउंड लेवल पे की जा रही है। लगातार जो पानी का जो जल स्तर गंडक नदी में है वो कल दोपहर के बाद से 1 लाख क्यूसेक बना हुआ है, 1 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे में जो खतरा है वो अभी वर्तमान में तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। जो नदी के किनारे लोग बसे हुए थे उन्हें ऊंचे स्थान पे पहुंचा दिया गया है। वो लोग वहां पे उनके रहने की व्यवस्था की गई है। वहां पे मेडिकल कैंप के साथ में कम्युनिटी किचन रन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो 6 जिले हैं, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सारण है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है, इन सारे जगहों पर लगातार तटबंधों की निगरानी की जा रही है और एक सेंट्रल कमांड सेंटर जो कि पटना में एस्टैब्लिश किया गया है, हर घंटे वहां पे रिपोर्ट लिया जा रहा है कि किसी तरह की परेशानी जो है।
बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी रामेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रामेंद्र, देखिए नारायणी नदी के जलस्तर को लेकर के जो स्थिति है और ये जो आशंका बनी हुई है कि जो दूसरी बाढ़ का खतरा वहां पर बना हुआ है, तो किस तरीके से वहां पर प्रशासन वहां पर मौजूद है। हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, प्रशासन जो मुख्यमंत्री के निर्देश है उसी के आधार पर काम कर रहा है कि जिन क्षेत्रों के जहां पानी भर सकता है, जो निचले एरिया में गांव बसे हैं, वहां टेंट की व्यवस्था की गई है, दबाव की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती है तो किचन एक इस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे लोगों को भोजन मिल सके। और पूरे यहाँ पर SDRF अलर्ट पर रखी गई, NDRF अलर्ट पर रखी गई, पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। और जो तटीय एरिया हैं, जो नदी के किनारे के इलाके हैं, वहां लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, लोगों को सूचित किया जा रहा। जो भी अपडेट नेपाल से मिला उसको बताया जा रहा है कि चुनौती अभी टली नहीं है, दोबारा आ सकती है। हालांकि अभी पानी नीचे जा रहा है, पानी का स्तर घट रहा है, इसलिए अभी त्वरित कोई चुनौती नहीं है। लेकिन कुशीनगर और महाराजगंज का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरी तैयारियां करके रखा। महाराजगंज के कुछ ऐसे गांव हैं जो निचले हिस्से में बसे हैं, कुशीनगर के भी कुछ ऐसे गांव जो निचले हिस्से में बसे हैं, तो वहां लेखपाल को प्रधानों के द्वारा अनाउंस कराया गया, लेखपाल वहां लगाए गए, तहसीलदार गए हैं, DM SP मौके पर उतरे हैं, जो चयनित जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर उतरे हुए हैं कि किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना है और चुनौती का सामना ना करना पड़े, ये तैयारी करके रखी गई है अभी तक। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि किसी तरह की कोई चुनौती पेश ना हो और चुनौती का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। तापस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ बिहार से हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।